नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आपकी हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका और आज मैं आप लोगों को भेड़ और भेड़िया पाठ के ही कुछ प्रश्नोत्तर बताने वाली हूँ। हाँ, मुझे मालूम है कि मैंने इस पाठ का पहले भी प्रश्नोत्तर भी बता दिया है और पूरा पाठ भी एक्सप्लेन कर दिया है आपके लिए, फिर भी मैं ये आपको बता रही हूँ कारण कि आप स्क्रीन पर एक देख पा रहे होंगे कि स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है। ये स्क्रीनशॉट सृजा चौधरी के मैसेज का है जो कि उन्होंने मुझे मैसेंजर पर किया है और वो मुझे ये प्रश्न फिर से पूछना चाह रही हैं जो शायद उनके किताब में दी हुई है और वो चाहती हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर मैं उनको बता दूं ताकि उनकी थोड़ी सी मदद हो जाए। और मुझे लगा कि फिर मैं आप सबको ये बता दूं। हालांकि मैं थोड़ी लेट हूँ, सृजा ने ये मैसेज मुझे बहुत पहले किया था, लेकिन चूँकि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि मैं थोड़ी सी आलसी हो जा रही हूँ, माफ़ कीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं समझ गई हूँ कि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो थोड़ा सा मुझे जल्दी करना ही होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट में कि उन्होंने मुझे 3 पेज भेजे हैं क्वेश्चन के, लेकिन बाय मिस्टेक उन्होंने एक ही पेज को 2 बार भेज दिया है। तो मैंने स्पेशली उनसे और एक पेज मांगा जो कि बचा रह गया था और फिर उसके आंसर मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। सृजा खुद कोन्नगर कोलकाता से है, वेस्ट बंगाल से, और वहाँ से उन्होंने अपना ये प्रश्न मुझे भेजा है। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू सृजा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। उससे पहले मैं आप लोगों को उद्देश्य बताऊंगी कहानी का, जो लिखा हुआ है पहले भी वीडियो में दिखाया गया है और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को उद्देश्य, कहानी का शीर्षक की सार्थकता, चरित्र चित्रण आदि जो है वो मैं इस बार भी बताऊंगी थोड़ा सा, और कहानी को भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि आपको एक बार से याद आ जाए कहानी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप लोग देख ही रहे हैं जो मैंने उद्देश्य लिखा हुआ है। उद्देश्य को ठीक से पढ़िएगा क्योंकि प्रश्न जो होते हैं आपको यहाँ पे मैं बताऊंगी एक एक लाइन के या एक एक वर्ड के आंसर मैं बताऊंगी, लेकिन आपके जो प्रश्न आएंगे बोर्ड्स में वो इस तरह के नहीं आएंगे, वो थोड़े बड़े लिखने पड़ेंगे, डिटेल्स में लिखने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया है वीडियो में, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप वैसे ही कीजिएगा डिटेल में लिखने का, क्योंकि आपको तैयारी बोर्ड के लिए करनी है, आपको किसी एक विशेष किताब या किसी चीज़ के लिए नहीं करनी है। तो विस्तार में कैसे प्रश्नों का उत्तर लिखना है उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा कहानी की ओर चलते हैं। ये कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है, इसको एकदम ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बताती हूँ। प्रतीकात्मक कहानी मतलब कि यहाँ पे सच में भेड़ या भेड़िया या किसी जंगल की कहानी नहीं है, जंगल में प्रजातंत्र नहीं हो सकता। ये कहानी एक समाज की है जो कि प्रजातंत्र के गिरते हुए स्तर को दिखा रहा है। और यहाँ पे भेड़ जो है प्रजातंत्र की जनता है और भेड़िए प्रजातंत्र के वैसे नेताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो अपने मतलब के लिए चुनाव में भाग लेते हैं और जब चुनाव में जीतते हैं तो बहला फुसला कर जीत तो जाते हैं, लोगों को बहलाते हैं, जनता को बहलाते हैं और जीत जाते हैं, और फिर बाद में अपना मतलब सिर्फ निकालते हैं। जनता सुखी है, दुखी है या किस परिस्थिति में, इससे मतलब नहीं रहता। इस पाठ का तीसरा पात्र है बूढ़ा सियार, जो कि एक चापलूस या नेताओं के आगे पीछे डोलने वाले मौका परस्त व्यक्ति का किरदार निभा रहा है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये जो कोई भी बड़ा आदमी होता है उसके 4-5 आगे पीछे घूमने वाले लोग होते हैं, उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसकी हर बात में सही सही कहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं और उसके सही गलत कामों में साथ भी देते हैं ताकि उनका अपना फ़ायदा हो सके, ठीक है बच्चों। तो ये कहानी का मूल भाव है, लेकिन आपको कहानी पूरी जाननी होगी क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में कभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कुछ क्वेश्चन जो आपके बुक में पीछे दिए हुए हैं वही से क्वेश्चन पूछा जाए। पूरे पाठ में से कोई भी 2 लाइन 4 लाइन उठा करके दे दिया जाता है, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए या उससे क्वेश्चन बना करके आपको लिखना पड़ जाता है। इसलिए आपको कहानी पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इसके लिए आप चाहें तो मेरी वीडियो देख सकते हैं जो कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है और क्वेश्चन आंसर करवाया गया है, ठीक है। मैं उन दोनों वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। तो चलिए अब शुरू करते हैं इन प्रश्नों का उत्तर करना, जो कि स्क्रीनशॉट के ही हैं और मैं उसको लिख कर नहीं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बोल कर ही बताऊंगी। स्क्रीनशॉट वाले ही क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा आपको। क्वेश्चन देखिए बच्चों किस तरह का है। पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे
प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, एक एक लाइन का ही उत्तर लिखना है, जैसा कि अभ्यास में दिखाया गया है उसी तरह का है, लेकिन आप इसको विस्तार में ही उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। पहला गद्यांश है कि ये भेड़ियों के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उनकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उनकी जय बोलते हैं। तो प्रश्न शुरू होता है कि कौन किसके आसपास दुम हिलाते चलते हैं। उत्तर होगा मतलबी सियार भेड़ियों के आसपास दुम हिलाते चलते हैं। यहाँ सियार से तात्पर्य है मौका परस्त लोग नेताओं के आसपास फायदा के लिए घूमते फिरते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन किसकी सेवा में लगे रहते हैं। सियार भेड़ियों की सेवा में लगे रहते हैं अपने फायदे के लिए। तीसरा प्रश्न है, सियार भेड़िए के आसपास क्यों दुम हिलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो उत्तर होगा कि सियार वो जीव होते हैं जो खुद से शिकार नहीं करते, तो वो भेड़ियों के आसपास इसलिए घूमते हैं ताकि जब भेड़िए अब शिकार करें और अपना भोजन ख़त्म कर लें तो उनके जो जानवरों के यानी उनके शिकार में जो हड्डी और मांस हो उनका वो भक्षण कर सकें, उसको वो प्राप्त कर पाएँ। तो मतलबी लोग इसीलिए ताकतवर लोगों के आगे पीछे घूमते हैं ताकि उनका फ़ायदा उठा सकें और उनको अलग से मेहनत ना करनी पड़े। चौथा प्रश्न है, सियारों का हुआ हुआ करके चिल्लाना किस प्रकार का द्योतक है। सियारों का हुआ हुआ करके चिल्लाना उनके सहमति का द्योतक होता है और वो इस तरह से हर बात में सहमति दिखाकर चापलूसी करते हैं, मन बहलाते हैं अपने उन मालिकों का जिनके आगे पीछे वो घूमते हैं, जिनसे फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन किसके द्वारा छोड़े हुए शिकार के मांस को खाता है और हड्डियों को चूसते हैं। तो इसका उत्तर वही होगा, सियार जो है वो भेड़ियों के द्वारा छोड़े हुए शिकार के मांस को खाते हैं और हड्डियों को चूसते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन किसकी हुआ हुआ करके जय जयकार बोलते हैं। सियार भेड़ियों की जय जयकार बोलते हैं हुआ हुआ करके। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पे स्ट्रेट सिर्फ एक लाइन में आंसर आपको बताया है, जैसे सियार भेड़ियों के लिए बोलते हैं या भेड़िए सियार को अपने आसपास रखते हैं, जैसे उत्तर मैंने आपको दिया है। लेकिन जब आप उत्तर परीक्षा में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कि कौन किसके प्रतीक के रूप में है, ये एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, देखिए हो सकता है कि आपका मार्क्स इसमें भी ना कटे कि आप एक लाइन लिख देंगे, लेकिन रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। हो सकता है कि अगर आप प्रतीक ना लिखें तो मार्क्स कट भी जाए, इसलिए ऐसा करना है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देना है और प्रतीक लिख ही देना है कि हाँ सियार जो है वो मौका परस्त लोगों का प्रतीक है या उसका प्रतिनिधित्व करता है, या फिर भेड़िए जो हैं वो नेताओं के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अगर लिख भी देते हैं तो इसमें आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन मार्क्स कटने के जो चांसेस हैं वो एकदम से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सब ट्रिक है एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे लाने के, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न, और इस प्रश्न का गद्यांश है, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है, हमारा राज तो अब गया। प्रश्न है, किसने किससे क्या पूछा। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखते हुए आप लिखेंगे कि बूढ़े सियार के यह पूछने पर कि महाराज आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हुए हैं, भेड़िए ने उससे कहा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है। अब यहाँ भी मैंने दोनों प्रश्न उत्तर बताए हैं, यानी जो सियार ने पूछा पहले वो भी बताया और भेड़िया जो बाद में बोला वो भी बताया, कारण कि किसी भी वजह से आपके मार्क्स कटने नहीं चाहिए। अगर आप सिर्फ ये लिखते हैं कि भेड़िए ने ऐसा बताया तो हो सकता है कि प्रश्न वहाँ पर पूछा जा रहा होगा कि ये जो बता रहा है भेड़िया सो क्यों बता रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सियार के प्रश्न का उत्तर दे रहा है, इसलिए मैंने दोनों बोला ताकि आपके मार्क्स कटने के चांस ना हो। अब चलिए दूसरा प्रश्न है, किसने किसको क्या बताया। तो भेड़िए ने सियार को बताया कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है, नए मतदान होने वाले हैं और इस वजह से हमारा राज अब चला जाएगा, क्योंकि हमारी संख्या अल्पमत में है और भेड़ों की संख्या बहुमत में है, ज़्यादा है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, तुझे क्या मालूम नहीं है यह कथन किसने किससे कहा। तुझे क्या मालूम नहीं है यह कथन भेड़िए ने बूढ़े सियार से कहा। ठीक है। यहाँ प्रश्न है कि किस कारण किसके मुख पर चिंता के बादल छाए हुए थे। तो ये वही प्रश्न है जो सियार ने पूछा था, तो इसका उत्तर उस तरह से लिखना होगा। यहाँ पर भेड़िए के मुख पर चिंता के बादल छाए हुए होने की बात सियार के द्वारा कहा गया है, क्योंकि जंगल में प्रजातंत्र का आरंभ हो चुका है और वहाँ पर भेड़ों की संख्या बहुत अधिक है। तो अगर प्रजातंत्र में मतदान होता है तो बहुमत वाली जो जाति है यानी भेड़ों की जाति है वो जीत जाएगी और भेड़ियों को फिर शिकार करने पर पाबंदी लगा देगी, इसलिए उनके मुख पर चिंता के बादल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है। ये गद्यांश जो है आपके बुक में जो आपका चैप्टर है भेड़े और भेड़िए, उसके पेज नंबर 59 में मिलेगा, सबसे फर्स्ट सेंटेंस। और उसके पहले जो है वो जब सियार ये कहता है कि अगर पंचायत में भेड़िया जाति की बहुमत हो जाती है तो आपको कैसा लगेगा। ये बात सुनकर भेड़िया गुस्से में आ जाता है और फिर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर हो जाए तो फिर क्या बात थी, बहुत अच्छा होगा। ठीक है। इस गद्यांश से पहला प्रश्न है कि वक्ता कौन है, तो उत्तर होगा वक्ता भेड़िया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने किससे चिढ़कर क्या कहा, तो उत्तर में आप लिखिएगा सियार के यह कहने पर कि अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो कितना अच्छा होगा। ये सुनकर भेड़िया सियार से चिढ़ जाता है और कहता है कि ये कहाँ की आसमानी बातें कर रहे हो, हमारी जाति कुल 10% रह गई है इस जंगल में और भेड़े जो हैं वो 90% है, तो हम कैसे जीत सकते हैं, वो हमें क्यों चुनेंगे, क्योंकि ज़िंदगी अपने को मौत के हाथ में कभी नहीं सौंपती। क्यों हम उनको मार देते हैं तो वो हमें अपना शासन का प्रतिनिधित्व कैसे बनाएगी कि हम उनको ख़त्म कर दें, मार दें, उनको खा जाएं, इसलिए वो ऐसा कहता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, किसने किसे क्या बताया। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे कि भेड़िए ने सियार को बताया कि उनकी संख्या जंगल में बहुत कम है भेड़िए जाति की और भेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा, इसीलिए जब जंगल में चुनाव होगा तो बहुमत के आधार पर भेड़ें चुनाव जीत जाएंगी और हमें ये आदेश दिया जा सकता है कि हम किसी का शिकार ना करें, क्योंकि वो हमें मतदान बिल्कुल नहीं करेंगे, हम उनके शत्रु हैं, हम उनको मार देते हैं, इसलिए ऐसा होना निश्चित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंपती है, किसने किससे कहा, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे यह उपरोक्त कथन भेड़िए ने सियार से कहा। ठीक है। इस कथन में किस विषय पर चिंता व्यक्त की गई है, तो उत्तर में आप लिखेंगे कि इस कथन में भेड़िया जंगल में होने वाले चुनाव की स्थिति को लेकर चिंतित है, क्योंकि प्रजातंत्र शुरू हो चुका है और प्रजातंत्र में बहुमत की सरकार होती है और जंगल में भेड़ियों की संख्या मात्र 10% है, भेड़ों की संख्या 90% है और वो जानता है कि चूंकि भेड़िए भेड़ों पर आज तक अत्याचार करते आए हैं, उनकी हत्या करते आए हैं, इसलिए भेड़े निश्चित रूप से उनको मत नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे और उनकी पराजय निश्चित रूप से हो जाएगी और फिर उनको शिकार करने से मना कर दिया जाएगा। तो वो अपनी हार की चिंता में यहाँ पे व्याकुल नजर आ रहे हैं इस कथन में। ठीक है। अगले प्रश्न का गद्यांश है, मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। पहला प्रश्न है, मुसीबत में कौन फंसा हुआ था, तो उत्तर में आप लिखेंगे मुसीबत में भेड़िया फंसा हुआ था या पूरी भेड़िया जाति फंसी हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न, किसने किसे अपना गुरु मान लिया। भेड़िए ने सियार को अपना गुरु मान लिया, बूढ़े सियार को अपना गुरु मान लिया। नेक्स्ट प्रश्न, आप खिन्न मत होइए सरकार, यह कथन किसका है, यह कथन बूढ़े सियार का है। अगला प्रश्न है कि किसने क्या योजना बनाई, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे बूढ़े सियार ने भेड़ियों के जीत के लिए योजना बनाई और उस योजना के अंतर्गत वो 3 सियारों को रंग कर लाता है, जो कि क्रमशः कवि, लेखक, नेता, पत्रकार और धर्मगुरु होने का अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं
उसके बाद साथ ही वो भेड़िए का भी रूप परिवर्तन करता है और उसको संत के रूप में बना देता है और भेड़ों को ये कहता है कि भेड़िए ने आज से शाकाहार ले लिया, वो किसी की हत्या नहीं करता, वो संत बन चुका है। इसलिए संत भेड़िए की बात मानिए और उसे अपना प्रतिनिधि चुनकर नेता बनाइए, क्योंकि वो शक्तिशाली है और आपकी रक्षा करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा ज़मीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहाँ बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़कर मत खाना। किसने किससे 3 बातें याद रखने को कहा? बूढ़े सियार ने भेड़िए से 3 बातें याद रखने को कहा। उपर्युक्त गद्यांश किसने किसके संबंध में कहा है? उपर्युक्त गद्यांश बूढ़े सियार ने भेड़िए से अपनी योजना के तहत कहा है, अपनी योजना के संबंध में कहा है। वो बताना चाहता है कि मैं तुम्हें संत साबित करना चाहता हूँ, जिसलिए तुम्हारा वेश मैंने बदला है संतों की तरह, साधुओं की तरह, और तुम्हें सभा में उसी तरह का व्यवहार भी करना है, अन्यथा ये भेद खुल जाएगा कि तुम कोई संत या साधु नहीं हो, तुम में कोई बदलाव नहीं आया है और हम योजना पूरी नहीं कर पाएंगे, तुम्हें पंचायत के चुनाव में जीत नहीं मिल पाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने किससे चुप रहने को कहा? सियार ने भेड़िए से चुप रहने को कहा। ठीक है। ये जो प्रश्न है ना बच्चों, मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रश्न है कि किसने किसे तोड़ खाने को मना किया। तो यहाँ पे शायद उत्तर ये होगा कि बूढ़े सियार ने भेड़िए से भेड़ों को तोड़ खाने से मना किया। ठीक है। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है यही होना चाहिए शायद, कि भेड़िए को मना किया सियार ने कि भेड़ों को तोड़कर मत खा जाना, मारकर मत खा जाना। अगला गद्यांश है कि अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं, अब आप उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझें। ये जो गद्यांश है ये पेज नंबर 61 में है आपके बुक के, और इस गद्यांश का भी वक्ता जो है बूढ़ा सियार ही है, जो कि भेड़ों को समझा रहा है कि किस प्रकार से भेड़िया अब संत हो चुका है और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। ठीक है। पहला प्रश्न है कि वक्ता कौन है, तो वक्ता है बूढ़ा सियार। दूसरा प्रश्न दिख रहा है, किसने सर्वस्व त्याग चुका है। वाक्य ऐसे नहीं होना चाहिए, किसने नहीं होना चाहिए, कौन होना चाहिए, या फिर प्रश्न कुछ और होगा। तो खैर किसने का मैं उत्तर दे रही हूँ, तो भेड़िए ने सर्वस्व त्याग दिया है। ठीक है। किसको किससे भय न करने के लिए कहा जा रहा है? भेड़ों को भेड़िए से भय न करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि योजना अनुसार ये दिखाने की कोशिश की गई है कि भेड़िया जो है अब संत हो चुका है और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। अगला प्रश्न, किसे किसको अपना भाई समझने के लिए कहा गया है? भेड़ों को कहा गया है कि वे भेड़ियों को अपना भाई समझें। बच्चों आगे का क्वेश्चन और भी ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसलिए मेरे आवाज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में लिखा हुआ है कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। सियार की इस बात के संदर्भ में उसने भेड़ों को क्या क्या बताया? ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पंक्ति में दीजिए, ऐसा यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है ना। और ये जो पैराग्राफ या सेंटेंस जो है वो आपके बुक के पेज नंबर 60 में है, और उससे प्रश्न शुरू हुआ है कि भेड़िए 7 दिनों से किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं। तो उत्तर में आप लिखिएगा, भेड़िए 7 दिनों से घास और शाकाहारी भोजन खा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, वे रात दिन किस कार्य में लगे रहते हैं? वे रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। अगला प्रश्न, उन्होंने अपना जीवन किसे अर्पित कर दिया है? उत्तर में लिखेंगे, उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ियों को अब किससे प्रेम है? उत्तर होगा, भेड़ियों को अब भेड़ों से विशेष प्रेम है। कौन सी बात याद आने पर भेड़िए की आंखों में आंसू आ जाते हैं? उत्तर होगा
कि भेड़ जाति ने जो कष्ट सहे हैं उनको याद करके भेड़िए की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भेड़िए का माथा लज्जा से क्यों झुका हुआ है? तो उत्तर में लिखेंगे कि भेड़िया जाति ने जो अत्याचार भेड़ों पर किए हैं उनके कारण भेड़िए का माथा झुका हुआ है। भेड़िए किस प्रकार प्रायश्चित करना चाहते हैं? उत्तर होगा कि भेड़िए अपना शेष जीवन भेड़ों की सेवा में लगाकर अपने तमाम पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन इतने ही थे और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। शॉर्ट ही क्वेश्चन है, शॉर्ट ही आंसर भी हैं, लेकिन आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे और पार्ट को भी एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को ओपन कीजिए और मेरे पहले बनाए हुए वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर इस वीडियो से आपको किसी भी प्रकार की सहायता मिलती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उनकी भी थोड़ी सहायता हो जाए, मेरे भी वीडियो को थोड़े व्यूज़ मिल जाएंगे। तो मैं फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। जल्दी ही हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, नए पाठ के साथ, नए विषय के साथ, नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।